जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 10 से फिजिक्स से आपका चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। उसके 2 लेक्चर हो भी चुके हैं, आपने अच्छे से लिए भी होंगे। आई होप आपकी समझ में आया भी होगा। तो गाइस, उसी टर्म में आज हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर समझते हैं आज किस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर देखिए, हालांकि ये डेफिनेशन लिखवाने लायक तो नहीं थी, आप इसको आसानी से याद भी कर सकते थे, पर यहाँ पर देखिए अब यह है क्या, रेखीय आवर्धन यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये सीधी सीधी डेफिनेशन है और 1 या 2 नंबर में यदि पूछी आती है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इसको एम से डिनोट करते हैं। और रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को हम यही कहते हैं। और इसमें बताया भी है, यदि रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है, यदि m का मान हमारा क्या आता है गाइज, माइनस में आता है, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। और यदि धनात्मक आता है तो वो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वह आभासी बनता है। तो यहाँ पर देखिए अब होता क्या है। नेक्स्ट है आपका संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। इसे क्या कहेंगे आप? तो ये क्या है, जब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तो दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। तो गाइज, एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां पर देखिए गाइज, इसमें क्या बताना है आपको, इसमें दे रखा है क्रांतिक कोण। ये डेफिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल क्लास 10th के लिए बल्कि क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट जरा लगा। अब होता क्या है, वो बोला क्रांतिक कोण है क्या। डेफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। क्रांतिक कोण वह कोण है, ये इस प्रकार से बोले, या क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो या होता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। यहां पर देखिए, यानी क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अब क्या होता है ये, यहां पर देखिए आप, ये है हमारा इस प्रकार। ठीक है, अब यहां पर हम बताते हैं आपको, ये है आपका सघन माध्यम और ये आपका विरल माध्यम। इतना आपको समझ में आया? सघन माध्यम जो होता है, इस प्रकार से आप इसको लिखिएगा कि ये आपका कांच का है कुछ बात। ये आपका क्या है गाइस, सघन माध्यम। नीचे वाला आपका विरल माध्यम है। अब होता क्या है, यहाँ जैसा हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। ये है, और ये आपको पता है ये क्या होता था गाइस, अभिलंब। अब देखना उसने क्या कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या कहा था कि क्रांतिक कोण से सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर आपका क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण होना चाहिए, क्योंकि सघन माध्यम हमारा क्या है, ऊपर है। आपतन कोण, अब आपने जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश का परावर्तन हमने आपको पढ़ाया था। आपको पता था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पोलीदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश उसी माध्यम में वापस लौट आता है, और प्रकाश के इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आई था, इसको हम कहते थे क्या, आपतन कोण, और इधर जो आर होता था उसको हम क्या कहते थे, परावर्तन कोण, यही कहते थे गाइस। और अब इसने क्या कहा गया है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण होना चाहिए। कब, किस कंडीशन में, जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो, 90 हो। और भैया यदि आप ध्यान से देखें तो ये 90 ही तो है, देखो 90 है। और जब ये 19 है तो यहाँ पर आपतन कोण लिखा जाएगा या क्रांतिक कोण लिखा जाएगा? क्यों? अब अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन कोण आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अब ये आपतन कोण काय में चेंज हो जाता है, ये आपका क्रांतिक कोण में चेंज हो जाता है। तो क्रांतिक कोण आपका ये बन जाता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल। और इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं चित्र को। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए वी
सी कैपिटल बनाएंगे और स्मॉल सी आपका क्रांतिक कोण हो गया, इसको आप एन कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब जो है आपका ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसको अच्छे से याद करते हैं। यदि आपतन कोण को बढ़ा दिया जाए या फिर आपतन कोण को बढ़ा दिया जाए या क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, दोनों बात एक ही है, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंटों के भी समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन के अनुसार, तो आइए कुछ इस प्रकार से समझते हैं। अच्छा, अधिकतर स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने इस प्रकार से, अच्छा सभी गांव में तालाब या नहर तो सबने देखी होगी ना। यहाँ पर देखिए, ये केवल गाइस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो इसी के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि इस डेफिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपने देखा होगा। ये कोई लड़का है और ये लड़का आपने देखा होगा नहर में क्या करते थे, नहर में या तालाब में कुछ लड़के इस प्रकार से वो लेते थे, कोई ढिला उला लेते थे और उसको करते क्या थे, बजरी, और उसको पानी में मारते थे, वो उछल कर उधर के पार्ट में पहुंच जाती थी। सेम लॉजिक इसमें ही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो पानी हमारे यहाँ पर है और मैं इसको ऐसे फेंकूँ तो क्या वो उछल के जा सकती है? नहीं जाएगी। क्यों? इस प्रकार से यहाँ पर से समझिएगा, इस प्रकार से यदि हम मारे तो वो इस प्रकार से कब जाती थी। यदि ये डायरेक्ट यहाँ से मारे तो नीचे डूब जाएगी, नहीं उछलने। कब उछलेगी? जब हम इसका एंगल थोड़ा बढ़ाएंगे, यानी इस प्रकार से यहाँ से मारेंगे तो कम उछलेगी, और यदि इतना नीचे करके मारेंगे, मतलब जितना उसे ऐसे नीचे से मारेंगे उतना ही उसके उछलने के चांस ज़्यादा होंगे। तो सेम कंडीशन ये भी है, यहाँ पर समझिए। कहने का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पर समझिए, ये हमारा एक सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम, ठीक है। और मैंने जैसा आपको बताया था इस प्रकार से ये हमारा विलंब है, और मैंने बताया था यहाँ पर आपका एक किरण आती है और ये आपको कितना था गाइस, 90 था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्रांतिक कोण के बारे में। ये आपका क्या था गाइस, क्रांतिक कोण था, क्रांतिक कोण था, और इधर को ये इस प्रकार से था। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, या तो हम आपतन कोण को बढ़ा दें या फिर हम क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ा दें। तो प्रकाश जो ये नीचे को जा रहा है ना, जो हमारा इस प्रकार से प्रकाश चला जाता था प्रकाश के अपवर्तन में, ये नीचे को नहीं जाएगा, ये नीचे को नहीं जाएगा, बल्कि विरल माध्यम में नहीं जाएगा। यहाँ पर लिख भी रहा है कि विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा। कब? जब हम क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें। यानी फिलहाल तो ये है, अब मैं कह रहा हूँ भाई ये ऐसे नहीं, आप इस प्रकार से करो। सपोज करो नीचे नहर है और हमको बजरी यदि हम ऐसे फेंक रहे हैं तो बजरी नीचे को डूब रही है, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा झुककर बजरी को मारते हैं तो वो बजरी आपकी नीचे न जाकर वो उछल के इस प्रकार से इधर को चली जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया आपका सीधा है कि यदि आपतन कोण को बढ़ा दें या क्रांतिक कोण के मान को बढ़ा दें तो जो हमारा प्रकाश है ना, वो विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी नीचे को बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। और इसी प्रक्रिया को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब पूरा परावर्तन, यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है, अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। तो गाइस इस प्रकार से आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब इसकी दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? मात्र दो शर्तें होनी चाहिए। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। कहाँ जा रहा हो गाइस? प्रकाश जो है आपका वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। और दूसरा आपका है जो मैंने बताया कई बार कि आपतन कोण या यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। आपतन कोण जो होना चाहिए आपका क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हमारा क्रांतिक कोण का मान बड़ा होना चाहिए, यानी क्रांतिक कोण जो है उससे थोड़ा बड़ा हमारा एंगल होना चाहिए। यही बात ये कह रहा है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से
बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई हम ये नहर है और हम बजरी यदि यदि ऐसे जितना हम इसे ऐसे फेंकेंगे वो हमारी नहीं उछलने की, लेकिन थोड़ा ऐसे फेंकेंगे तब भी नहीं उछलने की, थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो उछलने के चांस है। लेकिन अगर हम थोड़ा इस प्रकार से फेंकेंगे तो वो जरूर 2-3 बार उछलेगी। क्यों? इसमें हम क्या करेंगे, एंगल बदल रहे हैं, एंगल हम बढ़ा रहे हैं। जब भी हम एंगल बढ़ाएंगे वो जब भी हमारी उछल के पार जाएगी। और जितना आप सीधा इधर ऐसे गिरने का प्रयास करोगे बिल्कुल नहीं, आपकी वो उछलने केवल वो डूब जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपने एग्जाम्पल कर कर भी देखा होगा अपने गाँव में। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये इसकी 2 शर्तें थी। एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस समझते हैं इसको भी। ये आपका थोड़ा एक फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पर निगमन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें क्या है, अपवर्तन तथा क्रांतिक कोण में आपको संबंध बताना है। क्या में, अपवर्तन नहीं सॉरी गाइस, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक नहीं, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में आपको संबंध बताना है। यानी जो n होता है जिसको आप क्या बोलते हो, अपवर्तनांक, और क्रांतिक कोण अभी आपको सिद्ध करके बताया था जो कि सिद्ध था, मतलब सी और क्रांतिक कोण आपका सी है, ये n है। इसके बीच में आपको संबंध बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये आर्टिकल। यदि विरल माध्यम को आप 1 से तथा सघन माध्यम को आप 2 से प्रदर्शित करते हैं तब क्या करते हैं हम, स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के नियम अनुसार, आप अच्छे से जानते हैं गाइस कि स्नेल का नियम क्या था। स्नेल का नियम कहता था, क्या कहता था कि साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन उससे पहले मैं यदि मैं बताऊं आपका, ये कहूं कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, क्या होता है आपका, देखो सघन माध्यम के सापेक्ष जो आपका पहले दे रखा है उसको हम पहले लिखेंगे। सघन माध्यम के सापेक्ष यानी 2 पहले आएगा क्योंकि 2 है ना, सघन माध्यम अपना 2 है, उसके सापेक्ष अपवर्तनांक आप किसका निकाल लो, 1 का। आपकी समझ में आया? क्योंकि विरल माध्यम दूसरे नंबर पर तो पीछे पहुंचा और सघन माध्यम पहले तो वो पहला आ गया। तो ये आप कहोगे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया आपका, अब स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है कि जो अपवर्तनांक है वो किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के, इसके बराबर होता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद इसके बाद क्या बताना है आपको कि क्रांतिक कोण की क्या कंडीशन थी। तो मैंने आपको बताया भैया क्रांतिक कोण की एक कंडीशन थी, जो आपका आपतन वो आपतन कोण था, आपतन कोण आई, वो किसके बराबर था, क्रांतिक कोण के बराबर था। किसके, क्रांतिक कोण के वो बराबर। तब उस कंडीशन में क्या होता था, उस कंडीशन में क्या होता था आप सभी जानते हैं। तो आप कहोगे भैया उस कंडीशन में एक काम हुआ करता था कि जो अपवर्तन कोण था ना, तब जब जब आपतन कोण किसके बराबर होगा, क्रांतिक कोण के बराबर होगा, आप कहोगे तब तब भैया अपवर्तन कोण जो होगा, अपवर्तन कोण क्या वो आर होगा। तो आप कहोगे भैया वो आर किसके बराबर होगा, तो वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि आप अभी मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट पहले आप पढ़ कर आए हैं कि क्रांतिक कोण को हम क्या कहते हैं। क्या बताया था कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कितना हो, 90 डिग्री हो, तब वह आपतन कोण आपका क्या बन जाता है, क्रांतिक कोण बन जाता है। इसका मतलब ये है कि आपतन कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण के बराबर होगा। तब क्या कंडीशन होगी, अपवर्तन कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में जरा मान रख दीजिएगा। तो आप कहोगे तब 2n1 साइन आई की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी क्रांतिक कोण तो सी है ना, यहाँ पर मिस्टेक हुई थी गाइस, क्योंकि क्रांतिक कोण आपका क्या था, सी था। तो यहाँ पर आपका जाता है साइन सी, और आपतन कोण क्या हो जाएगा, आर को हटाकर क्या 90 है, तो ये आपको हो जाता है साइन 90 डिग्री।
ये आपकी कंडीशन बन जाती है। और यदि आपने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भाई साइन 90 का मान तो 1 होता। तो आप क्या लिखोगे, 2n1 बराबर साइन सी अपॉन साइन 90, नहीं साइन 90 नहीं, साइन, ये तो आपका हट जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो आप कहोगे 2n1 बराबर साइन सी, ये आप इसको कहोगे। लेकिन अब क्या करते हैं यहां पर देखिए, अब हमें बताना है यदि प्रकाश आपका, या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी हम यदि इसका उल्टा करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह है तो हम लिख सकते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष, थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे भैया वो क्या होता, वो इसका उल्टा होता। कैसे, कि भैया हमारा विरल माध्यम तो 1 था, विरल माध्यम क्या था अपना 1 था, तो 1 को पहले लाओ, उसके बाद सघन माध्यम 2 है तो उसको 2 को पीछे लेके जाओ, तो ये आपको हो जाता है। लेकिन इससे ये कैसे बने, तो भैया कुछ नहीं करना, इसका आप उल्टा कर दीजिएगा, यानी 1 और 2, इसको लाने के लिए, इसको लाने के लिए इसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 आगे 1 पीछे लाने के लिए इसको नहीं, इसको हम बटे में ले जाते हैं इस प्रकार से। यानी जब भी, इतनी बात आपको याद रखनी है, जब भी हम इसको उल्टा करेंगे तो भैया 1 के बटे में उसको लिखना होगा। 2 आगे लेकर आए तो 1 वाला नीचे, और 1 आगे लेकर आओगे 2 वाला नीचे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब भैया क्या करेंगे, इसको हटाओ, तब तब लिखते हो आप 1/1n2 बराबर साइन सी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भैया साइन कि मतलब साइन सी या 1, ये 1n2 बराबर, अब यहाँ पर देखिए, अब ये जब ऊपर जाएगा तो साइन नीचे जाएगा, तो आप लिख दो 1/साइन सी, ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। तो एक बार जरा इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि स्पेस कम था तो अच्छे से समझ में आपके यहाँ मुश्किल आया होगा, लेकिन यदि आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो शायद आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लें। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यदि मैं एक लाइन लिखूं उदाहरण तौर पर कि यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो, ये मैं उदाहरण लेता हूं, इसका उदाहरण ले रहा हूं गाइस, कि यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो, वायु में जा रहा हो, तब जब प्रकाश आपका कांच से काय में जा रहा है, वायु में जा रहा है, तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा भैया, वायु के सापेक्ष, यानी वायु पहले कहा है तो वायु को आप पहले लिखो, एयर बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया किसका, कांच का, तो कांच को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ANG बराबर वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका 1/साइन सी। अब भैया ये हो जाता है आपका सूत्र, जिस पर चलते हैं आपके न्यूमेरिकल, जो कि आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं। हालांकि इस पार्ट में अब 1-2 टॉपिक यही रह गए हैं, बाकी सब पूरा पार्ट ही कंप्लीट हो चुका है। बस न्यूमेरिकल है जो कि हम कल की क्लास में उसको खत्म कर लेंगे, या 1-2 क्लास और बन सकती हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शॉर्ट में आप ये याद कर लीजिएगा, लेंस के लिए फॉर्मूला आपका 1/f अपॉन बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। उसके बाद ये आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। होता क्या है इसमें, टॉपिक है आपका ये लेंस की क्षमता, क्या है गाइस, लेंस की क्षमता।
तो लेंस की जो क्षमता होती है उसकी डेफिनेशन लिखने को आए तो आप लिखना कि किसी लेंस की क्षमता P लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी फोकस दूरी का जो उल्टा होता है उसका मान आपका किसके बराबर होता है, लेंस की क्षमता के। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, और हाँ यहाँ पर भी देखिए मैं कुछ समझाता हूँ। ये भी दो प्रकार से नापी जाती है। किस प्रकार से, यदि फोकस दूरी आपकी मीटर में है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तब, भैया मीटर में होगी तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर 1/f। इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, तो लिखोगे डायोप्टर होता है। हम लिखेंगे यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, P बराबर 1/f डायोप्टर इसका मात्रक है, तो यहाँ पर आप डायोप्टर लिख सकते हो। उसके बाद और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, यानी सेमी में हो तब क्या करेंगे भैया, तब लिखेंगे P बराबर, यहाँ पर आ जाता है 100/f, और ये भी क्या आ जाएगा आपका डायोप्टर, क्या जाएगा गाइस, डायोप्टर। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी हेडिंग और याद कर लीजिएगा, लेंसों का संयोजन में क्या होगा गाइस, यदि हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा। हालांकि मैं कल को सब फॉर्मूला आपको पहले लिखूंगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इस प्रकार से। और यदि लेंसों के संयोजन में आप, ये फोकस दूरी के लिए था, फोकस दूरी के लिए, और यदि मैं लेंस की क्षमता की बात करूं, लेंस की क्षमता किसमें, संयोजन में, तो हम लिखेंगे P बराबर P1 प्लस P2, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। एक बार इन सब का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सारे सूत्र आपको कल को ही बोर्ड पर करवा कर उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो गाइस कैसी लगी आज की क्लास, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।